स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है। बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो कि थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये वीडियो है। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका मीनिंग बताना है, उसके फंक्शन बताने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, प्लस में उसकी लिमिटेशन बतानी है। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है जी। आज हम इसका मीनिंग करने वाले हैं, फंक्शन करने वाले हैं। जैसे भी जितना भी चैप्टर हो जाएगा 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी और उसके अंदर मैं आपको कम से कम पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। सो देखो, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ना, आपको ये वर्ड बहुत जगह नज़र आएगा। आप पूरी बुक ही यही पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब वैसे नॉर्मली अगर बताऊँ, ये टोटली ओनली डील किससे करता है? न्यूमेरिक डाटा से करता है, ठीक है जी। न्यूमेरिक डाटा जितना भी होता है ना, मतलब कि जो नंबर में डाटा होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बात कर रहे हैं। केवल वही चीज़ें क्या होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड होती है। अब बात की जाए न्यूमेरिक डाटा का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जितने भी नंबर सिस्टम होंगे, जैसे कि हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने डाटा को कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट डाटा, ठीक है, फिर उसको समराइज किया, समराइज ऑफ डाटा, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, हम उसको टैबुलर फॉर्म में करते हैं, टैबुलेशन फॉर्म में करते हैं, टैबुलेशन ऑफ डाटा। देन उसको फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा, और फिर उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब इनका सबका मतलब बताने वाली हूं मैं, इनका सबका मतलब है क्या, ठीक है। अब देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि हमेशा क्या है, स्टैटिस्टिक्स किससे डील करता है न्यूमेरिक डाटा से। न्यूमेरिक डाटा का मतलब क्या होता है, जो नंबरिंग में होता है, जैसे कि 1, 2, 3 परसेंटेज में, जैसे 1%, 2%, 3%। ये मैं कहूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अब की बार जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे नंबर आए 78% नंबर आए, ठीक है। अब सेकेंड सेमेस्टर में मेरे नंबर आए 88% आए, ठीक है। जब भी ये डाटा ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो क्या मतलब हो रहा है, ये स्टैटिस्टिकली आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसको विश्लेषण कर सकते हो, उसको अध्ययन कर सकते हैं कि कितना इसके अंदर इंप्रूव हुआ है, राइट। जब भी हम किसी न्यूमेरिक डाटा के अंदर कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन किसकी हेल्प से होता है, हमारे स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से होता है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं, क्योंकि एनालिसिस के अंदर हमारे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिसके हेल्प से हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया। डाटा क्या है, कहीं जगह से कलेक्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। अब जैसे कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो पीएचडी करने के दौरान मैं ये देखूंगी मुझे डाटा, जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे कहाँ से कलेक्ट करनी है, वो मेरे पास सोर्सेज डिपेंड करेंगे। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, मैं कहाँ कहाँ से डाटा को इकट्ठा कर सकती हूँ। वो डाटा इकट्ठा करने का सोर्स हमारा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी डाटा का मतलब है कि मैं खुद अपने डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ, मैं खुद अपने डाटा को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, स्टार्टिंग से लेके और जो एंड तक मेरा खुद की मेहनत है। बट सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है कि मैं ऑनलाइन पड़े डाटा को यूज़ कर लूँ अपने इन्वेस्टिगेशन में, ऑनलाइन, जैसे कि किसी और पर्सन के द्वारा पहले इकट्ठा कर रखा है, फिर उसकी हेल्प मैंने ले ली है, ठीक है। और इसमें क्या है, मैं स्टार्टिंग से ही मैं अपना योगदान दे रही हूँ अपने डाटा को कलेक्ट करने में, ठीक है। मैं एक स्कूल में गई, मैंने स्कूल में देखा कितने बच्चे डेली प्रेजेंट होते, कितने बच्चे नहीं होते, तो मैंने उसका कारण ढूंढा। तो मैं जो खुद काम कर रही हूँ उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। सेकेंडरी डाटा कहेंगे जब हम किसी कहते हैं कि सेकेंड हैंड, इसको हम ये भी कह सकते हैं सेकेंड हैंड डाटा। सेकेंड हैंड डाटा मतलब कि जो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इकट्ठा किया था, फिर हमने भी उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं कि कौन सा डाटा कहाँ आना चाहिए। हमने देखा कि हमने पूरी क्लास का डाटा इकट्ठा कर लिया, ये हो गया पूरी क्लास, इसका पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया। अब इसमें क्या है, बॉयज़ भी है और इसमें गर्ल्स भी हैं,
बट हमने सारे को डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा कलेक्शन होगी, बट उसको समराइज करेंगे, जिस बॉयज़ का अलग डाटा कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम गर्ल्स का अलग डाटा कलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं इकट्ठा कर रही हूँ डाटा, तो मुझे जैसे आज मैंने इकट्ठा किया है, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैं उसको देखूंगी तो इस फॉर्म में होना चाहिए कि मुझे दोबारा से वो समझ में आ जाए। तो मैं उसको टैबुलर फॉर्म में या फिर जिस भी फॉर्म में मुझे सूटेबल रहेगा, वो ग्राफ भी हो सकता है, वो चार्ट भी हो सकता है, वो पिक्चर भी हो सकती है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। फिर मैं उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी। तो वो टैबुलर करेंगे उस डाटा को, देन उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे मेथड को प्रयोग में लाना, फिर उसको क्या कर रहे हैं हम, उसको देखना कि कितना डाटा किस तरह से किसमें ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज का लिया, परसेंटेज भी एक मेथड है बेटा, परसेंटेज भी एक मेथड है। कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं नंबर का, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं कि इस साल इतने लोगों ने वोट दी, इस साल इतने लोगों ने वोट दी। मान लीजिए छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ये भी 2021 में ये देख रहा हूँ कि वोटर ID कार्ड जिससे वोट देते हैं ना, चलो आधार कार्ड पता होगा सबको, आधार कार्ड कितने लोगों के पास था, मान लीजिए 58% लोगों के पास था, ठीक है। और 2022 में मैंने देखा कि 98% लोगों के पास अब क्या हो गए हैं, आधार कार्ड हो गए। तो ये जो परसेंट कैसे निकाली मैंने, परसेंट कैसे निकाली कि जितने टोटल पर्सन हैं ऊपर क्या हो गए, जितने लोगों के बन चुके हैं आधार कार्ड वो इनटू में 100, ऐसे निकलते परसेंटेज। नीचे टोटल आता है, ऊपर जितने नंबर लोगों के आधार कार्ड हो चुके हैं, बन चुके हैं, और इनटू में 100। ये एक मेथड है, एनालिसिस मेथड के हेल्प से होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल डीपली समझा रही हूँ क्योंकि ये जो है आगे आपके 4th सेमेस्टर में भी काम आएंगे। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसके जो मेथड है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सभी, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये सब आने वाले हैं आपके 4th सेमेस्टर के अंदर। जब हम बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कार्ल-स्पिलर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तब इनका प्रयोग होगा बच्चे। कभी सोचो मैम ये एग्जाम्पल चल रहा है, फिर हम लाइन टू लाइन अपने बुक से करेंगे, ठीक है, यही बातें आएंगी रिपीट होके। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फाइनल कंक्लूजन, जो हम निकालते हैं ना, कंक्लूजन जब हम निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक है जी, समझ में आया। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो ये कहते हैं कि जितने भी, ये कहते हैं कि ऑल, अब देखो नंबर को मैंने बोला है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नंबर के स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, नंबर के साथ डील करता है ना। तो जितने भी स्टैटिस्टिक्स होंगे, जितना भी स्टैटिस्टिक्स का डाटा होगा वो क्या होगा, वो नंबर फॉर्म में होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर फॉर्म के डाटा वो स्टैटिस्टिक्स होंगे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एक्यूरेट फॉर्म में, नंबरिक फॉर्म में, जब किसी चीज़ को, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब देखो हम बुक से करते हैं। हाँ, एक और बात है, अब आपको मैं जब भी आप कोई चीज़ करते हैं ना, तो 2 चीज़ में रिप्रेजेंट होती है। एक तो होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। बच्चे क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी मेजर कर रहे हो आप, क्वालिटी। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर को इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर हमारा नंबर में डाटा होता है। यहाँ पर नंबर में डाटा नहीं होता, यहाँ पे क्वालिटी आ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि राइस जो है, जो चावल है मैं खरीद रही हूँ, अगर मैं उसको 1 किलो खरीदूँ, 1 kg, ये नंबर में आ गया। बट अगर मैं क्वालिटी मापने लग जाऊं तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, जिसके अंदर हम गुण को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली रिलेट करता है हमारा क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर करता है। तो इसका ड्रॉबैक यहाँ पर यही है कि जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं, कोई भी डाटा हो वो हमेशा हमेशा क्वांटिटेटिव को लेके चलेगा, नंबर सिस्टम में लेके चलेगा, क्वालिटी में नहीं लेके चलेगा। इसीलिए इसके अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब भी पूरा रिजल्ट होता है ना, इन दोनों के बेस पर होता है, तो रिजल्ट काफ़ी बार क्या होता है, एक्यूरेसी में नहीं आता। कारण यही होता है वो क्वालिटी के बेस पर भी हम उसको कई बार मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। बायसनेस आ जाती है, क्या आ जाती है, बायसनेस आ जाती है, ठीक है। अब बुक से पढ़ते हैं, ये फॉर्म समझ में आ गई होगी, ये प्रोसेस है, बिल्कुल आपको इसको याद करनी होगी। एग्जाम में ये 4 बार काफ़ी बार पूछी गई। ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी। देखो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर है,
इन क्वेश्चन पेपर देखो मैंने पहले ही निकाल दिया था, 2022 का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर है, बीकॉम क्लासेस के, एमकॉम के हैं, बीकॉम के हैं, 2022 के, देखो ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो हमारा जो स्पेशल क्वेश्चन पेपर का हमने एक अलग से चैनल बनाई, ये भी है, और मेरे पास जो अलग से रखी हैं मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, दिस वन, ये इस पूरी इसके अंदर 2022 के क्वेश्चन पेपर है, और ये जो एमकॉम का देखो, इसी तरह से आपके भी हैं मेरे पास बीकॉम क्लासेस के। तो अगर आपको इनके ये जो क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल जो है, नाम क्या है हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल का, क्वेश्चन पेपर ही नाम है चैनल का, ठीक है, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपको नहीं मिलता तो आपको स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। सो देखते हैं अब इसके अंदर क्या है, चैप्टर के अंदर देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर बात की जाए, वर्ड क्या क्या है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है इन अ प्रैक्टिकल एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है मॉडर्न इरा के अंदर, ये इकोनॉमिक के अंदर, सोशल के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको शॉर्ट आउट करते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब भी आप हमेशा काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, सोशल हो गया, पॉलिटिक्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट कंबाइन होके क्या है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनता है। अब इकोनॉमिक्स में आप कभी देखना, इकोनॉमिक्स अगर किसी बच्चे, नॉर्मल सी बात है, अब आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में की होगी, इकोनॉमिक्स में आपका स्टैटिस्टिक्स भी आता है, मेजरमेंट भी आती है, मैथ भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, साथ साथ में जो बिजनेस होता है वो भी इंक्लूड होता है। तो स्टैटिस्टिक्स भी इन सभी जगह हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स देखो क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकल डाटा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन अ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर न्यूमेरिकल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज डाटा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंटेड, एनालिसिस्ड एंड इंटरप्रिटेटेड सो एज टू बी गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन, जस्ट एज अ क्रूड ऑयल मस्ट बी रिफाइंड इनटू द पेट्रोल और डीजल बिफोर इट कैन बी फ्रूटफुली यूज बाय एन ऑटोमोबाइल इंजन। ये क्या पता है क्या कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर न्यूमेरिकल डाटा इस तरह से काम करता है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेड एंड एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक बहुत कंक्लूड इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने यहाँ पे बताया ना, कंक्लूजन मिलता है एट द एंड में, जो आपने यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी ना, तो उसका कंक्लूजन आपको यहाँ मिलता है। जैसे कि एक कच्चे तेल में से एक बढ़िया प्योर डीजल और पेट्रोल निकालते हैं ना, और जो हमारे ऑटोमोबाइल इंजन के लिए यूज़फुल होता है, रिफाइन होके चलता रहता है ना, जो भी अगर कमी रहती है तो उसको ऐसे रिफाइन करते 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 एट द एंड में बहुत जो विदाउट एरर का इंफॉर्मेशन रहता है, विदाउट एरर का डीजल रह जाता है, पेट्रोल रह जाते हैं, राइट। तो ये कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंटिफिक मेथड विच डील विद न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल डाटा को यूज़फुल में लेकर आते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं, ठीक है। वो जो साइंटिफिक मेथड है ना, हम एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करने से जो पहले एनालिसिस आता है ना, यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड यूज़ करते हैं। मैंने भी बताया आपको, मीन, मोड, मीडियन, ये जो रिग्रेशन, कोरिलेशन, इन सभी का हम यूज़ करते हैं। तो इन सभी मेथड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम फिलहाल मीनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इसको हम सीधा जो मेन टॉपिक है ना वो करने वाले, पूरी गाइड पढ़ने लगे ना तो यहाँ पे ही रात हो जाएगी। सो देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन क्या दी हुई है, द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द ईदर टू बी न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा और टू मैथड ऑफ डीलिंग विद द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। ये स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, जो न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा को, देखो मैंने अभी आपको बताया दो तरह के डाटा होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, क्वालिटी से बिलोंग करते हैं, उसकी गुणता, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। बट क्वांटिटेटिव नंबर सिस्टम में होता है, जिसको आप मेजर करने में, कंपैरिजन करने में इजीली कर सकते हो। जैसे हम रैंक देते हैं ना, कि क्लास में इतने 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की रैंक देते हैं कि एक की 10 में से 10वें नंबर की आई पहली रैंक, दूसरे की तीसरी रैंक, है ना, ऐसे हम इसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। और एक तरह का इस तरह का मेथड होता है जिसके अंदर हम जितने भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं हम उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। इन अ फॉर्मल सेंस की बात की जाए, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, हैज़ बीन यूज इन अ पॉपुलर, यहाँ पे ना दो सेंस दे रखी है, पॉपुलर और प्लूरल और सिंगुलर,
प्लूरल मतलब कि जो एक से ज़्यादा होते हैं, सिंगुलर सिंपल टाइम में। सिंपली जो सिंगुलर होती है ना, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अभी एग्जांपल समझाता है मैंने, डाटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज अ प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में कैसे बोला गया है कि ये कह रहे हैं कि इसकी कोई भी डेफिनेशन लीजिए, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, सबका मतलब एक ही है। देखो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन ही ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि ये हर जगह लिखा मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स यूज किए जाते हैं न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको गांठ बांध लीजिए, स्टैटिस्टिक्स केवल न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल ही क्वांटिटेटिव होता है, इनके बीच में ही डील करता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। डेफिनेशन ऐसी सेलेक्ट कर रही हूँ जिससे आपको इसको याद करना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ चुके होंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है किसकी, फैक्ट्स की। फैक्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, पर्टिकुलर एक मैं बोल रही हूँ मेरे 20 नंबर है, क्या 20 नंबर को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, नहीं ना। आपको इसी तरह के ग्रुप को लेकर चलना पड़ेगा, सेम नेचर को लेकर चलना पड़ेगा। अगर मेरे 20 नंबर टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स में आए हैं, तो अगली बार जब टेस्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का ही होगा, तो उसको साथ में फिर कंपेयर कर पाऊंगे। तो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है फैक्ट्स, ठीक है। इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन अ रिलेशन टू द ईच अदर, जो कि एक दूसरे से रिलेट करते होंगे, या किसी भी डिपार्टमेंट का या फिर किसी का भी हो सकता है। हम यहाँ पर किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप स्टूडेंट हैं तो अपने नंबरों का कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे इतने नंबर आए, सेकंड में इतने आए, थर्ड में इतने आए, फोर्थ में इतने आए, फिर आप उनका कारण ढूंढोगे, राइट। अगर अब मैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इस साल मेरा इतना प्रोडक्शन हुआ था गेहूँ का, अब की बार कितना होने वाला है और उससे पिछली बार कितना हुआ था, उसको कंपैरिजन करोगे। तो हर चीज़ का न्यूमेरिकल डाटा में कंपैरिजन करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स दी हुई है। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ अ फैक्ट। एग्रीगेट होता है मतलब कि ग्रुप होता है, फैक्ट्स का ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ फैक्ट्स इज नोन एज द स्टैटिस्टिक्स। जो फैक्ट्स के जितने भी ग्रुप्स होंगे ना, उनको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर यही एग्जांपल आएगा, जैसे कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि 2021 के अंदर 58, काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट आपको ये दिमाग में समझ में आ गया होगा कि 2021 के अंदर 58% लोगों ने, मान लीजिए 58 लोगों ने क्या कर रखा है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड है उनके पास। अगली बार 98, तो देखो सेम है, आधार कार्ड है, ठीक है, ईयर चेंज हुआ है, परसेंटेज में लिया तो परसेंटेज ही होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो स्टैटिस्टिक्स की अब डेफिनेशन आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। होमोजीनियस नेचर का होगा और उसको कंपैरिजन करना, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स को कंपैरिजन करना फिर आपको इजीली हो जाता है। इस फॉर्म में अगर फैक्ट्स अगर ग्रुप में होगा ना, तो उसको ये हमेशा जो डाटा कलेक्ट करने में आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए सिंगल फैक्ट इज नॉट कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। एक अकेला फैक्ट, इंडिविजुअल फैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। टू बिकम ए स्टैटिस्टिक्स, उसको स्टैटिस्टिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दे मस्ट बी बिकम मोर देन वन फैक्ट। एक से ज़्यादा फैक्ट होने चाहिए। देयर मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट एज द डाटा बिकम कंपेरेबल। जिसको आप कंपेयर कर सको उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा फैक्ट चाहिए। हाउएवर द डाटा मे बी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, किसी चीज़ से भी रिलेट कर सकता है, इवन चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल से हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे बर्थ से हो, डेथ से हो, किसी से भी हो, बट वो ग्रुप में होना चाहिए, उसी नेचर का होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन का कर रहे हो तो प्रोडक्शन के 2-3 सालों का होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। ये बात मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ इस 18 मिनट के अंदर अंदर कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है न्यूमेरिकल में होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मार्केट एक्सटेंट बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज। पता है क्या कह रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा होता है ना, वो काफ़ी सारे फैक्टर से इफेक्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स डाटा आर अफेक्टेड टू ग्रेट, मतलब काफ़ी सारे कारण होते हैं, वेरियस कॉजेज होती हैं, ठीक है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ए वीट, जो वीट का प्रोडक्शन है ना। अब मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना क्वालिटेटिव के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बट ये इनडायरेक्टली हमारा जो डाटा होता है ना उसको इफेक्ट करता है। कैसे, अब मैं बोल रही हूँ कि जो डाटा होता है, टोटल डाटा जो रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल डाटा जो रिप्रेजेंट होता है, वो डाटा रिप्रेजेंट होता है इन दोनों के कम्बिनेशन से, है ना। नॉर्मल सी बात है, दोनों के कम्बिनेशन से होगी। अब
स्टैटिस्टिक्स के अंदर केवल इस डाटा को लेकर चलते हैं, क्वांटिटेटिव को लेकर चलते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को लेकर चलते हैं, क्वालिटी का उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी कभी हम आधे अधूरे सिस्टम को जब हम यूज़ करते हैं तो डाटा थोड़ा सा इनएक्यूरेट होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव जो डाटा होता है वो इनडायरेक्टली क्वांटिटेटिव के ऊपर इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने वीट का दे रखा है। जो वीट है, गेहूँ अच्छी तरह से होना, उसकी अच्छी प्रोडक्शन होना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करते हैं ना, उस सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसके फर्टिलाइजर किस तरह से हमने यूज़ कर रखे हैं, है ना, और किस तरह से हमने उसको ट्रीटमेंट किए हैं। जो जितनी भी प्रोसेस होती है उसकी, कटाई की, बुनाई की, छटाई की, सभी इनमें फ़र्क पड़ता है। अगर जो भी फार्मर है और उसको सही ढंग से कर रहा है, हर साल उसी ट्रीटमेंट से कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा सेम रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर उसकी जो सीड की क्वालिटी हुई, रेनफॉल जो मतलब जो बारिश हो रही है, क्वालिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलाइजर यूज हम कर रहे हैं, मेथड ऑफ द कल्टीवेशन, कटाई करने के, इन सभी के कारण भी स्टैटिस्टिक्स के मेथड के अंदर, जो इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। पता है क्या कह रहा है? जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड के अंदर मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर मेजरमेंट करती है। जैसे कि हर एक चीज़ है, जैसे वाटर को किस में मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है उसका? वाटर का जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनका लीटर होता है, जो सॉलिड फॉर्म में उनका किलोग्राम होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि अगर तेल की जो आप 5 लीटर की वो लेके आते हो ना, बॉटल होती है, जो भी टैंकी होती है, उसको 5 लीटर में बोलते हैं हमें। और जब भी हम कोई सब्जी लेके आते हैं, हम कहते हैं ना 1 किलो खीरे लिया, 1 किलो टमाटर लिया, है ना, कहते हैं ना, तो वो उनका स्टैंडर्ड हर एक स्टैंडर्ड में होती है। कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डाटा में इधर भी बेस्ड ऑन द एक्चुअल काउंटिंग और बेस्ड ऑन एस्टिमेशन पे होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एस्टिमेशन क्यों बोला गया? मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है। क्या है कि 70 स्टूडेंट ने प्रेजेंट है क्लास के अंदर, बेस्ड ऑन एक्चुअल पे हुआ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हम 70 बच्चों को गिन सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि जब गणतंत्रता दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है और लाल किले के ऊपर जितने लोग आते हैं, क्या आप उनको गिन सकते हो? उन पे एस्टिमेट लगाते हो कि अबाउट इतने से इतने लोग आए होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अबाउट 5 लाख people were present at a red fort on a 15 of August this year is based on the estimation। तो स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है वो आपका एक्चुअल प्लस एस्टिमेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, जिसको आप गिन पाए तो वो एक्चुअल, जिसको आप नहीं गिन पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एस्टिमेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर द कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर से ही आप कलेक्ट करते हो। अगर आपको ये पता है कि मुझे किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस चीज़ के ऊपर मुझे रिसर्च करनी है, अब मैं कहूँ कि मुझे क्लास में देखना है कि कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, और हर साल कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्रीज़ होते हैं, कितने डिक्रीज़ होते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? या फिर मुझे ये भी देखना है कि हर बार कितने बच्चों के नंबर 17+ आते हैं, वो कैसे चेकआउट होगा? जब तक मैं अपने गोल को डिटरमाइन नहीं करूँगी, जब तक मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये मेरा गोल सेट है कि मुझे 70 नंबर से ऊपर वाले बच्चों को नोट करना है और 70 नंबर नीचे वाले का जितने भी नंबर है आ रहे हैं उनको मेज़र करना है, जब तक मुझे मेरा गोल ही नहीं सेट होगा तो क्या मैं सिस्टमेटिक वे से काम कर पाऊँगी? नहीं ना। तो सबसे पहले काम यही होता है कि आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है, तभी आप सिस्टमेटिक वे से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर हैज अ चॉक आउट अ प्लान कीपिंग इन अ व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाटा कलेक्शन, डिटरमाइन द स्टैटिस्टिकल यूनिट, टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इट्स ओन सो ऑन। कहते हैं कि सबसे पहले सिस्टमेटिक काम करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपकी स्टैटिकल यूनिट क्या होगी और कहाँ से आप डाटा को कलेक्ट करने वाले हो, क्या टेक्निक यूज़ करने वाले हो, प्राइमरी से डाटा कलेक्ट करने वाले हो या सेकेंडरी से करने वाले हो। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डाटा कलेक्ट करने से पहले हमें सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वो हम आगे सिंगल फॉर्म में यूज़ करने वाले, जो अभी यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे आएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस का मतलब यही होता है
कि हमें पहले अपना पर्पस सेट करना पड़ेगा, पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम के ऊपर आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। फर्स्टली आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपका गोल क्या है, किस गोल के ऊपर आप काम करना चाहते हो। कई सारे बच्चों का गोल होगा कि मुझे सेकेंड ईयर के अंदर हाईएस्ट रैंक प्राप्त करनी है जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिल पाए। सबको पता है ना, ग्रेजुएशन के अंदर लगातार छः सेमेस्टर के अंदर जिसके भी नंबर अच्छे आते हैं, सबसे हाईएस्ट आते हैं आपकी स्ट्रीम के अंदर, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, किसी का ये स्ट्रीम होगा कि मुझे जस्ट पास होना है, बस मुझे नॉलेज लेनी है। कि कोई नंबर के पीछे भागता है, कोई नॉलेज के पीछे भागता है, कोई दोनों जगह भागता है ना, कोई अदर एक्टिविटी में होता है ना। हर एक जने का कोई ना कोई गोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले प्री डिटरमाइंड पर्पस सेट करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डाटा कलेक्शन मस्ट बी प्री डिटरमाइंड एंड वेल डिफाइंड। वो वेल डिफाइन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या करने वाले हो। वापस में आपको यही रिपीट हो रहा है, वही वापस एग्जाम्पल है ये। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस इन अ रिलेशन ऑफ टू ईच अदर। कहते हैं कि जो अब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं ना, मतलब कंपैरिजन करते हैं या कोई डाटा को न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे ये वर्ड आया था, मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया, बट किसी ने भी अभी मेरे को रोका नहीं कि मैम आपने इसका मीनिंग बताया, तो कमेंट करो ना यार कि मैम इसका मीनिंग बताओ। तो रिलेशन टू ईच अदर का मतलब क्या है कि सभी चीज़ें क्या होंगी, होमोजीनियस नेचर की होंगी। ठीक है, क्या होंगी, होमोजीनियस नेचर। होमोजीनियस नेचर क्या होता है, एक तो दो तरह के नेचर होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे ये और बता देती हूँ, दो तरह के नेचर होते हैं। हेट्रोजीनियस होता है, एक हमारा होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि हर एक चीज क्या होना, डिफरेंट होना। ठीक है, देखो मेरे पास जो डाटा है प्रोडक्शन का है। ठीक है, मैंने प्रोडक्शन की, शुगर की, चीनी की, राइस की, व्हीट की। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करने लगूं, वो हेट्रोजीनियस है। अलग अलग चीज़ों का एक साथ कंपैरिजन कर रही, वो हेट्रोजीनियस है। अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम नेचर के। यहाँ पर नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। होमोजीनियस में नेचर सेम होता है। सेम नेचर का मतलब कि अगर मैं शुगर की बात कर रही हूँ तो केवल शुगर की ही बात करूंगी, 2021 की बात करूंगी, 2022 की बात करूंगी, 2019-20 की बात करूंगी। तो जब मैं केवल सिमिलर नेचर के बारे में बात कर रही हूँ तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस। बच्चे मैं इसलिए इतना डीप समझा रही हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी, जब हम पढ़ते थे ना, सेकेंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में थे, मास्टर्स में थे, तो इतनी डीपली कोई भी नहीं समझाता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, आप सभी को ना करनी पड़े। जितनी पॉसिबिलिटी होती है ना, मैं उतनी वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ, बट ड्यू टू द लैक ऑफ ए टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको जितनी भी हो, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि हर एक अलग अलग स्ट्रीम की बोल देते हैं, मैम कॉस्ट अकाउंटिंग, मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैम स्टैटिस्टिक्स, मैम बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इतनी एकदम से सारी थोड़ी ना हो जाएगी। केवल एक पर्टिकुलर फॉर्म में मैं आपको एक वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ कि मेरा प्रॉपर सिलेबस हो जाए, आपको हेल्प हो जाए कि हर जगह ढूंढने की बजाय आप प्रॉपर एक ही पाथ पर आपको सारा सिलेबस मिल जाए। जैसे कि आपको कंपनी लॉ का मिल चुका होगा, बिजनेस लॉ का 50% है, ज़्यादा नहीं कह रही, मुझे भी पता है 40 to 50% है, बट टैक्स का हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैंने अब स्टार्ट कर रखा है, स्टैटिस्टिक्स का अब स्टार्ट किया है, तो जितना भी हो मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। जो स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। स्टैटिकल डाटा मस्ट बी कंपेरेबल, तभी आप कंपैरिजन अच्छे से आप एक्चुअली में कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ पॉसिबल ओनली व्हेन द डाटा आर द होमोजीनियस, जब डाटा क्या होगा, होमोजीनियस नेचर का होगा। एग्जाम्पल आपका देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी लाइन लिखी हुई है, पता है क्या कह रहा है, जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी। क्या समझाई थी कि जो जितने भी ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट, जितने भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता सारे न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स हों। ठीक है जी, आपने बिजनेस कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा, एक आती है बात कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर बिकम एग्रीमेंट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट ही हो, बट कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्रीमेंट से ही निकल कर आते हैं।
तो यहाँ पर आपको ये ऐसे याद करना है, स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स है तो ऊपर आपका क्या होगा, न्यूमेरिक डाटा होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल डाटा क्या हो, स्टैटिस्टिक्स हो। सो ये ऐसे आएगा, न्यूमेरिक अंदर, ऊपर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, आ गया मतलब समझ में। अब ये देखो कि जो ये क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ सिंगुलर सेंस में कैसे कह रहा है। देखो यहाँ पे सारी सेम बातें लिखी हुई है, हम सीधा यहाँ पर आते हैं। क्या कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ए डाटा, डाटा को कलेक्ट करना है। बट डाटा को कलेक्ट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि जब हम क्या करते हैं, हम मुझे डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अपना जो पहले एग्जांपल था कि मुझे जब डाटा कलेक्ट करना है तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपना खुद का डाटा कलेक्ट करूं या फिर मैं किसी का और कर लूं, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा। ठीक है कि अगर हमने डाटा कलेक्ट करना है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए तो डाटा हमें बिल्कुल एक्यूरेट करना पड़ेगा। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए अगर डाटा हमारा गलत फॉल्टी खराब हमने कलेक्ट कर लिया तो हमारा क्या होगा, कंक्लूजन जो होगा ना वो अनरिलायबल होगा, जिसके ऊपर आप रिलायबल नहीं कर सकते। क्योंकि डाटे के ऊपर भी हम क्या करते हैं, क्योंकि सारा का सारा फंडा तो डाटा से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और सीधा कंक्लूजन पे आके रुकेगा। कंक्लूजन किसके ऊपर निकाल रहे हैं, एनालिसिस किसका कर रहे हैं हम, डाटा का कर रहे हैं। टैबुलर फॉर्म किसका कर रहे हैं, डाटा का कर रहे हैं। समराइज किसको कर रहे हैं, डाटा को कर रहे हैं। तो डाटा को कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। अगर इन्वेस्टिगेटर खुद द डाटा में बी इधर भी कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, तो क्या लिखा हुआ है हिमसेल्फ, तो उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। अगर डाटा किसी अनपब्लिश या फिर पब्लिश किसी और सोर्सेज से किया तो उसे सेकेंडरी डाटा कहेंगे। ये सीधा डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। जब डाटा कलेक्ट हो गया तो डाटा कलेक्ट होने के बाद उसको रिप्रेजेंट करोगे ना कि वो अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आने के लिए का मतलब क्या है कि आप उसे ईजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैं इसको लाइन टू लाइन ऐसे लिख देती, अगर मैं इसको एज इट इज मैं इसको इस कॉपी पे लिख देती, क्या आपको समझ में आता है। मेरा स्टाइल क्या है पढ़ाने का, ऐसे बादलों के अंदर कुछ अलग अट्रैक्टिव सा समझाना, कि ऐसे बंदे बना के ऐसे अलग से समझाना, है ना। तो क्या है, एक तरह से एक पिक्चर बना के, ग्राफिक्स तो नहीं कहूँगी इसको, क्या है एक चार्ट बना के या फिर मैं एक पिक्चर की हेल्प से मैं आपको समझा रही हूँ। तो आपको पूरा डाटा समझ में आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करोगे। एनालिसिस ऑफ ए डाटा का मतलब क्या है, आप उसको एनालिसिस करोगे डिफरेंट मेथड से। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है। क्या है ये सुंदर लाइन, ये कह रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ ए डाटा ब्रिंग आउट ऑफ द हिडन इंफॉर्मेशन इनटू अ लाइट। जो आपकी छुपी हुई इंफॉर्मेशन होती है ना उसको प्रकाश में लेके आते हो। उसको इन एनालिसिस की हेल्प से जो छुपी हुई जितनी भी रह जाती है ना इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या करते हैं, वो भी हमारी बाहर निकल के आ जाती है। स्टैटिस्टिकल मेथड जैसे कि हम काफ़ी सारे मेथड यूज़ करते हैं, एवरेज यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन डिस्पर्जन यूज़ करते हैं, जो हमारे स्क्यूज होते हैं, कोरिलेशन होते हैं, रिग्रेशन होते हैं, एनालिसिस जितने भी होते हैं सारे मेथड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे जितने भी छुपे हुए डाटा होते हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है इसका, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि एक कंक्लूजन को ड्रॉ करना, जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ना, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूड करके एक की पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। ठीक है जी। और ऑन एनालिसिस ऑफ अ डाटा, द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन का पर्पज क्या होता है कि आपको उस चीज़ की हाई नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अब इसको पढ़ा रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट भी होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, है ना। अब मुझे टीचिंग स्किल के अंदर जाना है तो मैंने इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की है, देन उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैंट की। तो क्या हुआ, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लस में प्रॉपर स्किल की जरूरत होती है। तो एक्सपीरियंस चाहिए इन्वेस्टिगेटर को प्रॉपर किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स। आपको यहाँ पर 5 से 6 बातें याद रखनी है। जो क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स होता है न्यूमेरिक डाटा के साथ डील करता है। ठीक है, मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन मेरी इंटरप्रिटेशन चल रही है। न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसको कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। दैट मीन्स होमोजीनियस नेचर होता है। और जो डाटा होता है ना, ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये हमारे
एग्रीगेट फॉर्म में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, जिसको आप कंपैरिजन कर सकते हो। और डाटा को कलेक्ट करने के लिए ना, डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, देन उसको फिर क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन करोगे। ये प्रोसेस करने के बाद आपका यहाँ पर कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन। कलेक्ट, देखो सी से शुरू हो रहा था, सी पे खत्म हो रहा है, इसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी। आई होप आपको ये जो टॉपिक था समझ में आया होगा। पॉइंट्स पे पढ़ते हैं, क्योंकि अब ये देखो आपको मेन जो माइंड के अंदर क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या था स्टैटिस्टिक्स का। अब हम फटाफट इसके फंक्शंस एंड लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं, देन चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देखो क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन के अंदर सबसे पहले इट एक्सप्रेस द फैक्ट इन अ नंबर। ये क्या करता है, जो फैक्ट होते हैं ना, जितने भी आपके पास जो डाटा होता है वो नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। विदाउट नंबर ये बात तक नहीं करता। ठीक है, तो ये पहली ही डेफिनेशन क्या थी, स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। न्यूमेरिकल फॉर्म मतलब कि 1% इंक्रीज हुआ है, 2% डाटा इंक्रीज हुआ है, राइट। जैसे कि इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये अगर मैं ये कहूँ कि 2017 के अंदर, 2021 के अंदर हमारे हरियाणा का प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो 30% था। ठीक है, और 2022 के अंदर हमने देखा ये 70% है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि कौन सा साल अच्छा है, तो आप फटाफट मुझे आंसर दे दोगे ना कि ये मैम 2022 का अच्छा है। क्यों, आपने कैसे दिया, इसको कंपेयर किया। कंपेयर कैसे कर पाए कि ये 2021 के अंदर 30 और ये 70, इसको कंपेयर किया कि आपने देखा कि ये इसके 40% बढ़ गया है ना, 40% इसमें बढ़कर आया है। तो ये इस तरह से जब भी कोई न्यूमेरिकल डाटा होगा ना, तो आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हो, इसलिए ये एग्रीगेट फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर मैं सीधा ये बोल दूं कि 2021 में प्रोडक्शन कम थी, 2022 में प्रोडक्शन अच्छी है, तो आप बता सकते हो कि ये ठीक है क्या, किसमें नहीं ना, क्योंकि ये क्वालिटी बेस पे हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉपरली पता नहीं है कि किसमें कितना डाटा दिया हुआ है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज टू बी रिप्रेजेंट द फैक्ट न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली ये फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू आर द मोस्ट इंप्रेसिव इन रिलेशन टू द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ये कहते हैं, एक सेकेंड, ये कहता है कि जो आपका जो न्यूमेरिक डाटा होता है वो ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, ज़्यादा उसके ऊपर आप क्या करते हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इजीली आप किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। इंप्रेसिव का मतलब क्या है, जो लोगों को इजी लगे, अंडरस्टैंड इजी हो सके, उसमें ज़्यादा मुश्किल उनको फेस ना करनी पड़े। इसमें आपको एग्जाम्पल यही दे रखा है। अगर मैं ये कहूँ कि वीट इन हरियाणा वाज मोर इन द 2017 इन रिलेशन टू द 2016, ये कह रहा है कि 2017 के अंदर वीट जो प्रोडक्शन था हरियाणा के अंदर वो ज़्यादा था किसके कंपैरिजन में, 2016 के। आपको ये नहीं पता चला कि कितना ज़्यादा था, कैसे ज़्यादा हुआ, ये कुछ नहीं पता चला। बट अगर मैं ये कहूँ कि 25.1 मिलियन जो टन है 2017 में हुआ था, 2016 के अंदर 20.3 मिलियन हुआ है, तो आप इसको इजिली कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना। तो कंपैरिजन करके जो डिफरेंस आएगा ना, वो न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंट करेगा और उसकी हेल्प से हम कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे। तो ये इसका पहला फंक्शन हुआ कि ये क्या करता है, न्यूमेरिक डाटा को न्यूमेरिक फैक्ट्स के अंदर अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट। कॉम्प्लेक्स फैक्ट को क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। अब देखो एग्जाम्पल है, एक तरफ ले लीजिए वीट, ठीक है, एक तरफ ले लीजिए राइस, एक तरफ ले लीजिए और कुछ से वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ पे 2017, 2018, 2019, 2020, 21 अलग अलग साल का ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और जनवरी फरवरी सारे महीनों का दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 2017 के अंदर वीट के 12 के 12 महीनों के अंदर कितना क्या प्रोडक्शन राउंड सबका अलग अलग दिया हुआ है। इसी तरह से सबका सारे दे रखा है न्यूमेरिक के अंदर, बट सबका दे रखा है। बट स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब आपका जो 4th चैप्टर में पहुंचोगे ना, सेंट्रल टेंडेंसी जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, वो हेल्प करती है। किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से निकालेंगे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, न्यूमेरिक डाटा के अंदर फैक्ट्स को लेके आना।
अब ये है तो न्यूमेरिक में कि इसका 17 टन था जून में, 18 टन फरवरी में हुआ, 19 टन उसका हुआ, ठीक है, ये न्यूमेरिक के अंदर है, बट स्पेशल अलग अलग इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बट स्टैटिस्टिक्स को ग्रुप की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे को मिला देंगे, इस तरह से फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। इतने सारे डब्बे नहीं बनेंगे, हम केवल 2 से 3 डब्बे बना देंगे, ठीक है, कि वीट का प्रोडक्शन 2017 के अंदर ज्यादा था एज कंपेयर टू राइस एंड वेजिटेबल के अकॉर्डिंग। 2018 के अंदर राइस का प्रोडक्शन ज्यादा था एज कंपेयर टू वेजिटेबल एंड वीट की कंपैरिजन। तो न्यूमेरिक डाटा के अंदर क्या करते हैं, आपको इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे क्या है, आप इजिली ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, पाई चार्ट भी बना सकते हो कि 20% हमारा इसमें गया, 40% हमारा इसमें गया, 10% हमारा, इस तरह से आप रिप्रेजेंट इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एक इकट्ठा करके बता देता है कि है क्या एक्चुअल में। और क्या कहते हैं, डाटा इज अ सिंप्लीफाई एंड प्रेजेंटेड इन सच ए वे सो दैट दे आर इजिली अंडरस्टैंडेबल, आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, आप उसको इजिली समझ पाएंगे, वो इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ फैक्ट्स, हमें कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया कि 2021 के अंदर इतना %, 2022 के अंदर इतना %, आप कंपेयर करके बता पाए ना कि किसमें सही है किसमें कम है ना। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है कंपैरिजन करने में भी हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हेल्पफुल इन अ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना, ठीक है, क्या बोला मैंने, फ्यूचर के बारे में सोचना। फ्यूचर के बारे में कैसे सोच पाएंगे, कोई बता सकता है मुझे। भी हम फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग हमेशा आपके पास्ट और प्रेजेंट की डाटा के बेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, आपका पास्ट में कितना क्या कुछ हुआ है और प्रेजेंट में एक्चुअल में क्या चल रहा है। अब मैं एग्जांपल दूं, कोविड-19 जो पैंडेमिक सिचुएशन आई थी उसके अंदर क्या था कि जैसे कि पहले, जैसे मिठाई की दुकान का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि मुझे खुद उसका एक्सपीरियंस है। जब कोविड के आने से पहले, 2020 के आने से पहले, जब 2019-18 के अंदर हमने देखा कि दिवाली आने से पहले हम 1000 टन क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे मिठाइयों का, उसमें सारी मिठाई इंक्लूड हो गई, ठीक है। बट कोविड आया, उस साल हमने बिल्कुल ही कम, मतलब इसका 30वां हिस्सा, 30% हिस्सा, मतलब कि 300 टन ही प्रोड्यूस किया, ठीक है, 300 टन प्रोड्यूस किया। पैंडेमिक सिचुएशन चली गई, देन हमने क्या किया, 700 टन प्रोड्यूस किया। जब इस 2022 की जो दिवाली आई थी तो हमने क्या देखा कि पहले हमारा प्रोडक्शन 1000 होता था, फिर पैंडेमिक सिचुएशन आने के कारण हमारा जो प्रोडक्शन है एकदम से कम होगा क्योंकि लोग बाहर का सामान खाना बंद कर गए थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है कि हमने 700 टन प्रोड्यूस किया 2021 के अंदर। अब 2022 के अंदर हमने देखा कि इस सिचुएशन को देखते हुए हमें इसके आसपास अराउंड 1000 और 700 के बीच में ही बनाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने फोरकास्ट किया, फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में सोचा। तो स्टैटिस्टिक्स भी हमें न्यूमेरिकल डाटा बताती है कि जैसे को मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा है, इससे मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि इतने % हमें इस बार बनाना चाहिए, इस बार नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये फोरकास्ट करने में भी हेल्पफुल होती है। तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना, प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना, अनुमान लगाना। वेरी हेल्पफुल फॉर द फॉर्मुलेटिंग द सुटेबल पॉलिसी एंड प्लान। हमने पॉलिसी बनाई है, बिजनेस के अंदर पॉलिसीज, प्लान, रूल, रेगुलेशन ये सब बनते हैं। मैंने आपको हलवाई की दुकान का बनाया, उसके अंदर भी ये प्लान ही था कि हम इस बार 900 टन ही बनाएंगे या फिर 800 टन बनाएंगे, ठीक है। दीज आर द मेथड इन द स्टैटिस्टिक्स विच कैन प्रिडिक्ट द ट्रेंड वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हमें ट्रेंड वैल्यू के बारे में भी पता चल जाता है कि एट प्रेजेंट कौन सी मिठाई ज़्यादा लोग खरीदते हैं। नॉर्मल सी बात है, जो सफ़ेद रसगुल्ले होते हैं और गुलाब जामुन होते हैं वो हमेशा ट्रेंड में चलते हैं। बाकी जैसे कि चमचम हुआ, येलो वाली मिठाई होती है, येलो रसगुल्ले होते हैं, और जो करेला होता है ना जिसके अंदर लंबे गुलाब जामुन के बीच में कट करके वो भरते हैं ना, मावे का मटेरियल, उसको करेला बोलते हैं। उनकी जो डिमांड है वो कम है एज कंपेयर टू रसगुल्ला, सिंपल रसगुल्ला और
गुलाब जामुन का। तो इसके ट्रेंड के बारे में बताती हैं। ट्रेंड मतलब कि मार्केट में एट प्रेजेंट चल क्या रहा है, ठीक है जी। एस्टिमेट द ओरिजिनल डाटा ऑफ द फ्यूचर बाय यूजिंग द एक्सट्रापोलेशन, मतलब कि हम अपने फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं ओरिजिनल डाटा की हेल्प से जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। हेल्पफुल इन अ फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी, यही बात दोबारा से आ रही है कि जब हमारे पास पिछला डाटा है, पिछला एक्सपीरियंस है, तो हम पॉलिसी इजिली बना सकते हैं, इजिली प्लान कर सकते हैं। स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फैक्ट्स, डिफरेंट फैक्ट्स के ऊपर आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो। रिलेशनशिप जब भी क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने आपको इस डेफिनेशन में समझाया था रिलेशन ऑफ द ईच अदर, जो हमने किया था, स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेज इन अ रिलेशन ऑफ द ईच अदर। यहाँ पे मैंने बताया था रिलेशन तब बनेगा जब होमोजीनियस नेचर होगा। होमोजीनियस नेचर का मतलब क्या है कि देखो, अब मेरे पास व्हीट है, राइस है, वेजिटेबल है, ये अपने आप में एक अलग अलग स्ट्रीम है, ठीक है। बट अगर मैं व्हीट का ही डाटे को कंपैरिजन करूं, 2017 का, 18 का, 19 का, इन्हीं को कंपेयर करूं, तो ये होमोजीनियस है, ठीक है जी। अगर मैं व्हीट का राइस के साथ कंपैरिजन करूं कि कौन 2017 के अंदर अच्छा था, तो वो आ जाएगा हमारा अलग सेक्टर, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर फॉर्म में एक ही की निकालनी पड़ेगी, फिर हम दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि रिलेशनशिप बताता है किसमें किसमें कितना गैप है, ठीक है। वी कैन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स जैसे कि व्हीट, राइस, जैसे भी जिसका एग्जांपल रहता है। अब अगर मार्केट में आपका क्लॉथ का प्रोडक्शन है, गारमेंट्स की दुकान है, तो आप ये देखोगे कि जीन्स ज़्यादा बिक रही है, शर्ट ज़्यादा बिक रही है, चिल्ड्रंस की बिक रही है, जेंट्स की बिक रही है, फीमेल्स की बिक रही है। किस डिपार्टमेंट की, किस लेवल के, किस जेंडर की प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, उसके हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कॉरिलेशंस, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कॉरिलेशंस, मल्टीपल रिग्रेशन, ये सभी टेक्निक्स इनको कंपैरिजन करने का, वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। नहीं, ये कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टैटिस्टिक्स एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जो इंडिविजुअल की जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो नॉलेज होते हैं, उसको एक बड़े लेवल तक लेके चला जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो इंडिविजुअल की जो नॉलेज है ना, वो इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता है, हर बार किसी ना किसी के साथ किसी की कंपैरिजन करता रहता है, जिसके थ्रू आपको एक डिफाइंड फॉर्म में एक डाटा मिल जाता है। जैसे कि मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पर 1000 टन पहले मिठाई प्रोड्यूस हुई, फिर 300 हुई, फिर 700 हुई। मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही हूँ, कारण साथ में ढूंढ रही हूँ, साथ में ये भी ढूंढ रही हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मेरी मेरे जो फादर है, मेरे जो ग्रैंडफादर है, वो इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं। उनकी नॉलेज एक पर्टिकुलर फॉर्म में इंक्रीज हो रही है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो एक्सपर्टीज की जो माइंड है, जो उसका स्किल है, वो आगे आने वाली सिचुएशन को, आगे आने वाली जो अब 2022 के अंदर हमने मिठाई को प्रोड्यूस किया था, तो उसके अंदर हमने पूरा जो एक्सपीरियंस था पिछला यूज़ किया, जिसके थ्रू हमें एक प्रॉपर फॉर्म में क्या मिल गया, डाटा मिल गया, ठीक है। प्रॉपर फॉर्म में डाटा तभी मिला जब हमें पिछला एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द स्टडी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एनहांस द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल की नॉलेज को एनहांस कर देता है। एनहांस मतलब कि बढ़ा देता है। एंड इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स मास ऑफ डाटा एंड प्रेजेंट इन अ डिफाइंड फॉर्म। कि इतना मुश्किल डाटा को आप क्या कर सकते हो, फिर इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है। प्रॉपर फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स टू बी एनलार्ज इंडिविजुअल इंटरेस्ट के, ये अलग बात, ये डेफिनेशन है प्रॉपर, आप उसको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। बट ये बात है, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स, इसके मेथड्स, इसके सभी के बारे में नॉलेज हो गई, तो अगर मैं कहूँ ना आपके पास पूरी क्लास का डाटा है, तो उसका वो बताइए कि आपकी पूरी क्लास का सारों का मिला के रिजल्ट कितना है। एक तो एक बच्चे का कहूँ कि मेरी क्लास में बच्चे का रिजल्ट आया है 99%, एक का है 98%, एक का है 97%, ठीक है। मैं ऐसे करके बताऊं कि जो मोहित है उसके आए हैं 99%, जो एक्स है उसके आए हैं 98%, वाई है उसके आए हैं 97%, और जो जेड है उसके आए हैं 37%, और किसी और के हैं 88%। अगर मैं इन सब का टोटल करके पूछूं तो आप मुझे बता पाओगे, अगर आपको रूल, रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशंस, फॉर्मूलेस पता हो, है ना, क्योंकि इसके निकालने के काफ़ी सारे पॉइंट हैं। क्योंकि आपकी क्लास में ये पूरी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास है ये, ठीक है, आपकी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, ठीक है, सबका रिजल्ट आ गया है, बट आपको एक
कॉमन पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट का क्या चाहिए आपको, एक सेंटर पॉइंट का डाटा चाहिए जहां पर आपको एवरेज निकाल सकते हो कि +2, ये पूरी +2 क्लास है, ठीक है, और ये है +1 क्लास, +1 क्लास, ठीक है। इस +1 और +2 में से आपको कंपेयर करना है। क्या आप एक एक बच्चों को कंपेयर करोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सेंटर पॉइंट मतलब कि सभी का मिलाकर क्लास में क्या रिजल्ट आया है, इसका भी सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि सभी का मिलाकर क्या रिजल्ट आया है। फिर इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स डाटा था, हमने एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो किसी भी फॉर्म से, ठीक है जी। तो यहाँ पे यही कह रहा है। अब नेक्स्ट आ जाती है इसकी इंपॉर्टेंस। देखिए बहुत आसान चैप्टर है, बच्चे कहते हैं कि मैम मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है। बहुत डिमांड आई थी कि मैम स्टैटिस्टिक्स का शुरू करवा दीजिए, क्योंकि मैंने टाइम सीरीज का एक चैप्टर करवाया था, वो भी एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आपका जो हमारी क्लास वाले स्टूडेंट है आपके पास ऑफलाइन नहीं आ पा रहे, तो आप उनके लिए ऑनलाइन ये लेसन बना दीजिए। तो मैंने उनके लिए बनाया था, तब इतने कमेंट्स आए थे कि मैम इसका पूरा सिलेबस करवा दीजिए, पूरा सिलेबस करवा दीजिए। सो आज ये मौका मिला है, हम इसको सिलेबस को कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंस के पार्ट्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंस के क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स का रोल, स्टैटिस्टिक्स का बेनिफिट हर फील्ड में है। इवन चाहे वो इकोनॉमिक्स है, इवन चाहे वो बिजनेस है, इवन चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस है, इवन चाहे वो आपकी मार्केट है, इवन चाहे वो फर्दर कोई भी हो। आज मैं अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट को चला रही हूँ, ठीक है। तो इसमें भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, इसमें भी इकोनॉमिक्स यूज होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है, इसमें मैनेजमेंट भी इंक्लूड होता है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे लाइफ के अंदर यही यूज होता है। अब हमारे जो कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे टीचर्स हैं, काफ़ी सारा डिपार्टमेंट इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो वो उसके अंदर अब बच्चे दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे भी क्या होता है, रीज़न होता है। इसके पीछे भी क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स, इसके पीछे भी एक इकोनॉमिक, मैनेजमेंट, बिजनेस, सब चीज़ इंक्लूड होती है, ठीक है। जो आप ये कहते हैं ना कि यही तो है मार्केट, यही तो है ये, तो आपके जीवन में भी मार्केट चलती रहती है, वो अब हम स्टडी करनी है। देखो जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स के अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम 3 से 4 बातें जो सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं ना इकोनॉमिक्स की, जो इकोनॉमिक्स होते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम होती है, फाइंड आउट करना हाउ टू प्रोड्यूस what to produce, whom to be produce, एंड जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। ये 3 से 4 बातें होती है जो उनको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, वूम टू प्रोड्यूस, ये सभी, वूम टू बी प्रोड्यूस, कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है ना प्रोड्यूस, क्या बनाए, इसके लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूस का मतलब होता है ये सीधा डिपेंड करती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर आपको डिमांड पता लगी ना तो उसके हिसाब से आप सप्लाई कर पाओगे, या फिर सप्लाई पता लगी उसके हिसाब से डिमांड इंक्रीज हो गई, इनके बेस पे क्या है, प्राइस सेट होता है ना। ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, बट अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये सभी प्रॉब्लम होती है। इनको शॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, अगर आपके पास आपका पुराना पास्ट का डाटा है, ठीक है, प्रेजेंट की सिचुएशन को आपको पता है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, तो आप इजीली बात है कि फ्यूचर के बारे में इजीली सोच पाएंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, किस टेक्निक का यूज करेंगे। क्योंकि टेक्निक्स भी हमें क्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है, कंपिटिटर क्या लेकर चल रहा है, राइट। तो ये सभी क्या है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये तभी हमें पता चलेगा कि एक्सटर्नल फैक्टर एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहे हैं आपके पिछले डाटा के ऊपर, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल डाटा बताता है कि इस तरह से इतने सालों में ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है,
Statistical data and statistical methods are the immense use of in understanding of economic problem. Economic problem को समझने के लिए हमारे पास जो statistics जो method होते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. एंड इट्स फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिसी को बनाने में भी कैसे, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना, जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. दे रिक्वायर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. उन्हें स्टैटिस्टिकल डाटा के जरूरत सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है. स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन consumptions help to know about the standard of living people. It's tell about the tax paying capacity of a people. अगर आपको ये पता लगे ना, जैसे कि आप स्टैटिस्टिकल डाटा का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे अब ये देखो कि डिमांड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करेगी, लोगों की इनकम के बारे में भी डिपेंड करेगी, जो कंपटीटर जो बेच रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी. राइट. काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, और जो कस्टमर का जो टेस्ट होता है इन सभी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी डिमांड, है ना. डिमांड चेंज होगी इन सभी के कारण, है ना. अगर पर्सन की जो इनकम है दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है तो वो डाटा भी रिकॉर्ड हो जाएगा. अगर पर्सन की इनकम जो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है तो वो डाटा भी रिकॉर्ड हो जाएगा. इस डाटा के हेल्प से हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि लोगों की इनकम कितनी चल रही है, और उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब का क्या बना सकते हैं, सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसी हिसाब से जो आपकी जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स के अंदर इस तरह से स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं कि लोगों के बारे में, कंपटीटर के बारे में, इनकम के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, प्राइस के बारे में, सभी के बारे में डाटा अवेलेबल होता है जिसके बेस पे डिमांड बनती है. ठीक है जी. देखो यहाँ पे जो बड़े लेवल की बात की गई है कि कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, ग्रोस इनकम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे इन बड़े लेवल की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो गई है, यहाँ पर इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी. तो बट जो स्टैटिस्टिक्स है दोनों जगह यूज होती है, चाहे वो किसी भी तरह की लेवल हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स एंड द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस के अंदर कैसे स्टैटिस्टिक्स सहायता प्रोवाइड करता है, कैसे करता है. देखो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप बिजनेस के अंदर काफी तरह की डीलिंग करते हैं. एक पर्सन ये है, एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. अगर इसके पास रॉ मटेरियल है, इसके पास मशीन है, तो ये से रॉ मटेरियल देगा, ये मशीन से बनाकर इसको फिनिश गुड्स प्रोवाइड कर देगा, फिर ये आगे बेच देगा. बिजनेस यही होता है. तो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज बीइंग यूज मोर एंड मोर इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. स्टैटिस्टिक्स इज यूज इन अ फील्ड ऑफ द प्रोडक्शन, परचेज, सेल, फिनांस, पर्सनल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा. हर जगह स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, इवन वो कैसा भी हो. ठीक है. क्योंकि ये सारी जगह ना क्वांटिटेटिव डाटा यूज होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है सब जगह, पास्ट प्रेजेंट सबका. ठीक है. अगर आपको ये पता है ना तो आप इजिली एनालिसिस कर सकते हो. टाइम सीरीज के अंदर हमने एनालिसिस करना सीखा था. एनालिसिस आप इजिली से कर सकते हो. बिजनेस के अंदर फोरकास्टिंग कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा फील्ड के अंदर क्या करने लगे, हम इसको यूज़ करने लगे, चाहे वो सेल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो. क्योंकि अगर आपको ये पता है कि इस साल हमें 1000 टन का क्या करना है, सेल करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे. तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा बंदा कि मुझे प्रोडक्शन के लिए 1000 सेल करनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कहेगा, मैं प्रोडक्शन तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे सामान तो ला के दो, रॉ मटेरियल वाला. तो रॉ मटेरियल वाला जो परचेज डिपार्टमेंट होगा वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, पर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए. तो कैश के लिए चाहिए ना, तो इनका एस्टिमेशन कि इस साल इतना प्रोडक्शन करना है तो इतना कैश यहाँ यूज होगा, इतना कैश यहाँ यूज होगा, इतना कैश यहाँ यूज होगा. तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स डाटा ही यूज किया जाता है. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग भाई प्लानिंग तो पहला स्टेप होता है, कोई भी सिस्टम कर लो तो स्टैटिस्टिक्स से पहले प्लानिंग होती है. जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक शिप है, एक जहाज है, जहाज में जो पतवार होती है ना और जो कंपास होता है उसके बिना जहाज नहीं चलती. इसी तरह से प्लानिंग के बिना स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स के बिना प्लानिंग नहीं. ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है. तो इसलिए कहते हैं कि जो प्लानिंग अगर करनी है ना तो बिना स्टैटिस्टिक्स के नहीं होगी, बिना न्यूमेरिकल डाटा, बिना किसी और फर्दर इंफॉर्मेशन के नहीं होगी. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास डाटा ही होता है. डाटा क्या होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ कलेक्ट हो जाए वो डाटा ही होता है.
जो आपके रिसर्च में, जो आपके काम में प्रयोग होने वाली चीज़ें होती है ना, जो वो क्वालिटी के फॉर्म में हो चाहे क्वांटिटी के फॉर्म में हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, डाटा होती है। और बिना स्टैटिस्टिक्स के प्लानिंग हम मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखिए क्या हुआ है, शिप विदाउट रडर एंड द कंपास। जैसे कि शिप बिना पतवार और बिना डायरेक्शन के शिप नहीं चल सकती, इसी तरह से बिना स्टैटिस्टिक्स के हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सल होती है, ये तो आपको पता ही है, बट इसका ड्रॉबैक भी बनेगा, आप आगे देखना। इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं। लिमिटेशन में अंदर क्या है कि स्टैटिस्टिक्स डील विद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ फिनोमिना एंड इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसकी 5 फीचर हैं, ये 5 इसकी लिमिटेशन बनने वाली है, 5 इसकी लिमिटेशन बनने वाली। पहली लिमिटेशन बन गई है कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना, केवल न्यूमेरिक डाटा को लेकर चलता है। न्यूमेरिक डाटा को हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, और जो क्वांटिटेटिव डाटा को ही लेकर चलेगी, क्वालिटी को नहीं लेकर चलेगी। क्वालिटी इज टोटली इग्नोर, लाइक डाटा होनेस्टी, इंटेलिजेंसी, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, ये सभी, इन सभी को टोटली वो इग्नोर करता है। वो केवल मात्रात्मक, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3%, 5%, 6% ऐसे बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या है, क्वालिटी के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे। नेक्स्ट कहते हैं कि डील विद द एग्रीगेट एंड नोट द इंडिविजुअल मेजरमेंट। ये कहते हैं कि ये देखो, ये मैंने आपको 4th फीचर बताई थी इसकी, ये एग्रीगेट फैक्ट के ऊपर बात करता है, इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है, वो इकट्ठे अकेले व्यक्ति को नहीं देखेगा। मैम ने क्या करा है, पूरी ओवरऑल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, एग्रीगेट फैक्ट के बारे में बात करेगा, वो इंडिविजुअल के बारे में कभी भी बात नहीं करेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ पहली वीडियो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा खोल के, क्योंकि मैंने पूरी 35 से 36 मिनट के अंदर मैंने पूरा कंसेप्ट ही समझाया था, उसके अंदर हमने एक एक चीज पढ़ी थी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। पता है क्या कह रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स का जो हम रिजल्ट निकालते हैं ना, जो डाटा का जो रिजल्ट होता है ना, वो केवल और केवल एवरेज में ट्रू होते हैं। एवरेज में ट्रू, वो यूनिवर्सल ट्रू नहीं होते, क्योंकि इसको आगे भी टेस्ट किए जाते हैं। आपको पता होगा स्टैटिस्टिक हमारी 2 तरह से होती है, एक हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है, एक हमारी इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक होती है। इसके लिए मैंने स्पेशल नोट्स बनाए थे, क्योंकि ये आपके सिलेबस के थोड़ा सा आउट ऑफ है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर एक पॉइंट को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और जो इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हो, आप डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको प्रॉपर फॉर्म में एक डाटा कलेक्ट किया, उसे एक ऐसे चार्ट में रिप्रेजेंट कर देते हो, ये इन्फॉर्मेशन है ऐसे ऐसे। ठीक है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ठीक है या नहीं है, इसको फिर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसको टेस्ट किया जाता है। आपके सिलेबस में ये टेस्ट नहीं है, जैसे कि टी टेस्ट, यू टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एच टेस्ट, ये सभी तरह के टेस्ट होते हैं। बट हाँ, आप ये समझ लीजिए कि आपने टेस्ट दे दिया है, ठीक है, आपने डाटा जो याद किया था वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस टेस्ट को चेक करेगी आपकी मैडम, टीचर, सर है, जो भी है। अगर ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है तो रिपोर्ट ओके, अगर टेस्ट ठीक नहीं है तो नॉट ओके। दैट मीन्स ये फाइनल है, फाइनल रिजल्ट है। इस फाइनल रिजल्ट को क्लियर करने के लिए, जानने के लिए, इस कंक्लूजन को जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट को हम इन्फ्रेंस कहते हैं। इसीलिए जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है वो क्या है, केवल और केवल डाटा कलेक्शन तक ही डिपेंड है, डाटा कलेक्शन तक ही सीमित है। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट होते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं कि ये जो डाटा है आपका यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि सभी जगह अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इफ दे हैड स्टडी विदाउट रेफरेंस। बिना रेफरेंस के अगर करेंगे तो ये हमेशा रिजल्ट गलत ही शो करेगा। नॉर्मल सी बात है, बिना रेफरेंस के तो कोई भी, रेफरेंस के बिना तो कोई भी डाटा ठीक नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैटिस्टिक्स में बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी मेथड्स होती हैं, रूल रेगुलेशंस हमेशा एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि मैं अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको सोल्व करने के लिए बोल दूं कि ये जो डाटा है, आपको डाटा दिया हुआ है, इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्या आप निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे, क्योंकि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट ही नहीं हो।
तो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं क्योंकि साइंटिफिक मेथड प्रॉपरली प्रूव होते हैं। उन प्रूव करने वालों को ही पता होता है कि इसमें क्या क्या खिचड़ी पकड़ दी है ना। चलो यहाँ देखते हैं, दिस मेथड कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट के द्वारा कर सकते हैं, हु आर फुली कन्वर्जेंट विद द methodology of a statistics. For instance, group knowledge is the measured by the median while the individual knowledge is measured by using of the coefficient of a variation. मतलब काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड को प्रयोग करने के लिए एक प्रॉपर पैटर्न होता है, जो पैटर्न केवल साइंटिस्ट ही जानते हैं जिन्होंने ये प्रॉपर मेथड को डेवलप किया है। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट के द्वारा ही क्या किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इसका जो लिमिट जो डीमेरिट क्या है, यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस को ही चेकआउट करेगा। आगे फीचर, सारी फीचर्स इंक्लूड हो गई है। मैंने बताया था कि इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं, एग्रीगेट फैक्ट्स को, होमोजीनियस, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिक डाटा को, और जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टैटिस्टिक इज मीन्स एंड नॉट ए सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। पता है क्या कह रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो एक कहते हैं ना कि आपको आपकी टीचर, अब लॉकडाउन के अंदर क्या है, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रही थी, किसी के घर में इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, किसी के घर में फ़ोन की प्रॉब्लम थी, अगर किसी के घर में दोनों थी तो उनके घर में रेंज नहीं आ रही थी, तो जिसके कारण सिलेबस नहीं हो रहा था, रात को उनके घर रेंज आ रही थी। तो हमने क्या किया था, हमारा जो चैनल है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट, हमने लॉकडाउन के दौरान ही शुरू किया था कि बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम ना है। जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जूम ऐप पे पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत आ रही है, काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आई थी, बट जब हमने यूट्यूब पर वीडियो डालनी शुरू की, जब भी उनका नेटवर्क आ रहा है, जब भी किसी को फ़ोन मिल रहा है, तो क्या हो रहा है कि एक सॉल्यूशंस मिल गया कि हाँ, यूट्यूब पर जो वीडियो आ रही है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट के द्वारा, हम उसकी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी एक साधन है ये, ठीक है, समाधान नहीं है। ठीक है, समाधान और साधन में फर्क है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक ओनली मीन है, साधन है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं एज कंपेयर टू उसको बिल्कुल ये कहें कि नहीं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके हम तो अपने लॉस को होने ही नहीं देंगे, में फ़र्क है, और उसको कम कर सकते हैं हमारे लॉस को, तो उसमें फ़र्क है। तो स्टैटिस्टिक्स एक तरह से मीन है, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, डिस्ट्रस्ट की बात की जाए, डिस्ट्रस्ट इसका लास्ट और फाइनल पॉइंट है। क्या है डिस्ट्रस्ट, कि जो डिस्ट्रस्ट काफ़ी बार क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि ना, हमारा तो विश्वास उठ गया, हमारा तो जो कॉन्फिडेंस है वो ही चला गया। एक कंपनी के हमने शेयर खरीदे थे, कंपनी डूबती चली गई, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक दुकानदार से मैंने बुक ली थी, और उस दुकानदार ने क्या किया कि जो स्टैटिस्टिक्स की बुक 2000 मुझे 22 की चाहिए थी, उसने क्या किया, 2022 के ऊपर ऐसे यहाँ पे लिखा होता है, ये बुक कौन से सेशन की है, कहाँ लिखा हुआ है, किसी को दिखाई दे रहा है, ये रहा देखो, ये जो बुक है ना 2010 और 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 तक की है। ठीक है, अगर किसी ने ये क्या कर दिया, यहाँ पर एक्स्ट्रा में वैसे ही लिख दिया 2022 तक, तो क्या हुआ, विंडो ड्रेसिंग हो जाएगी। तो उससे उस दुकानदार से विश्वास उठ जाता है कि इस दुकानदार ने क्या कर लिया, मुझे ठग लिया। तो इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स पे भी कई बार क्या है, काफ़ी सारे लोगों का डिस्ट्रस्ट हो चुका है। कारण काफ़ी सारे हैं। क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या है, लैक ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन अ स्टैटिस्टिक्स डाटा। स्टैटिस्टिक्स डाटा के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, उठ गया है। कारण काफ़ी सारे हैं। किसी ने डेफिनेशन, काफ़ी सारी डेफिनेशन दे रखी है, प्यूरर सेंस में, जो हमारे सिमिलर सेंस में दे रखी है। किसी ने इनअप्रोप्रिएट कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टैटिस्टिक्स में केवल क्वांटिटेटिव का कंपैरिजन होता है, क्वालिटेटिव का तो उसमें कोई डिस्कस ही नहीं है। तो इसकी जो डीमेरिट है ना, वो डिस्ट्रस्ट के ही पॉइंट्स बन जाएंगे। इनएडुकेट सैंपल होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी आल्सो बी मैनिपुलेट एज टू बी ऑब्टेन रॉन्ग कंक्लूजन। स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या है, हम डाटा को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखो, मैं कहूँ 69 नंबर आए, कि कोई ये भी कह सकते हैं मैंने 96 है, इसको मैनिपुलेट कर दिया, इसको विंडो ड्रेस कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना। 494 है, ठीक है, 449 करने में कोई दिक्कत नहीं हो गया, एकदम से आंखों का कहते हैं ना धोखा लग गया, वो धोखा बहुत लगता है, जिसके कारण जो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक कंक्लूजन हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका चैप्टर हो गया फिनिश। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मैंने जो क्वेश्चन पेपर के लिए स्पेशल एक क्वेश्चन पेपर चैनल ओपन किया है आप सभी के लिए, जहां पर आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और जो एक क्वेश्चन पेपर है,
क्वेश्चन पेपर के लिए जो चैनल बनाया है उसका नाम क्या है, क्वेश्चन पेपर ही है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और कमेंट बॉक्स के अंदर भी दूंगी, ठीक है। और जितने भी, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं conceptualstudypoint398@gmail.com, ठीक है। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है समझ में आएगा। बहुत आसान चैप्टर था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हमारे केवल 6 चैप्टर हो गए हैं। वैसे मैंने एनालिसिस वाला करवा चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। दैट मीन्स हमारे 2 to 4 और 5 चैप्टर हो चुके हैं। ये दोनों चैप्टर क्या है, ये दोनों चैप्टर इनमें से 4-4 नंबर के आते हैं। इनमें से 4-4 नंबर के आते हैं। यहाँ से 15 नंबर का आता है और यहाँ से भी 15-15 नंबर के आते हैं, ठीक है। थ्योरी की बात कर रही हूँ। प्रैक्टिकल क्या है, यहाँ से आती है, ठीक है। इंडेक्स में से भी कई बार आ जाता है प्रैक्टिकल, बट थ्योरी का भी आ जाता है। बट टाइम सीरीज में से तो 100% है। फिशर इंडेक्स वाला होता है ना, वो जो क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर के अंदर, ठीक है। सो चलते हैं वीडियो की एंड की ओर, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जिसके अंदर हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट, स्केल एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। Thank you for watching this video. Have a nice day.